गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को 12th क्लास फिजिक्स 8 चैप्टर विद्युत चुम्बकीय तरंगे से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों से ऑब्जेक्टिव टाइप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सभी के लिए ज़रूरी है ना। लेकिन यदि हम स्पेशली एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में इस चैप्टर से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही 4 आने वाले हैं, है ना। तो वैसे सब एग्जाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन यदि स्पेशली एमपी बोर्ड की यदि बात करें तो इसमें से 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एनुअल एग्जाम में। अभी हाफ ईयरली एग्जाम वाले में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, पर ये अभी 2023 के एनुअल के लिए 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक देखेंगे तभी 4 नंबर आपका कंफर्म हो पाएगा। और चैनल को तो नए सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। एक बात और भी बता दें, वैसे इस चैप्टर के 2 लेक्चर हो चुके हैं, 2 वीडियो उसके बने हुए हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जानकारी उसमें दी गई है। 2 लेक्चर उसके हैं, 2 या 3, और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आज हम केवल बता रहे हैं। तो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो उसमें खुद ही बने हैं, है ना, उसमें सब कुछ बताया गया है। तो ठीक है, तो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगे इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दें ऑब्जेक्टिव टाइप सिर्फ डिटेल में हमने उसका वीडियो बनाया है, 2-3 लेक्चर है, उसको आप देख सकते हो, ठीक, चैप्टर 8 का। तो इसमें सबसे पहले ये बता दें, एक विस्थापन धारा होती है, यानी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जो धारा होती है उस धारा को विद्युत विस्थापन धारा कहते हैं। लिखे दे रहे हैं विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। यदि विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन ना कह सको तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन भी बोल सकते हो। चाहे विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन या विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, ठीक है ना। एक ये विस्थापन धारा चालक में नहीं उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा निर्वात वायु परावैद्युतांक में उत्पन्न होती है। एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम ये BDL बराबर μ0 IC प्लस ID, इसको बोलते हैं चालन धारा और इसको बोलते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा का सूत्र होता है
विस्थापन धारा का सूत्र आई डी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपान डी टी। ये विद्युत फ्लक्स है, ठीक है ना। फिर आ जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने किया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रायोगिक अध्ययन हर्ट्ज ने किया। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है, ठीक। ये नौवां विद्युत चुम्बकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल C बराबर सूत्र होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन 0। μ0 निर्वात की चुंबकनशीलता है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है ना। ये निर्वात वायु में और C बराबर 1/μ एप्सिलॉन नॉट और μ एप्सिलॉन माध्यम में। किसी माध्यम में, ठीक है ना। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा E क्रॉस B होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा E क्रॉस B। E विद्युत क्षेत्र होता है, B चुम्बकीय क्षेत्र, ठीक है ना। इस E क्रॉस B की दिशा में होती है, ठीक है ना। अब ये बता दें, जब विद्युत चुम्बकीय तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है, जबकि तरंग दैर्घ्य, तीव्रता और चाल बदल जाती है ना। यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें
जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी चाल, तरंगदैर्ध्य व तीव्रता बदल जाती है, किंतु आवृत्ति, ध्यान रखना, नहीं बदलती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनकी चाल, तरंगदैर्ध्य, तीव्रता बदल जाती है, किंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा E क्रॉस B होती है। विद्युत क्षेत्र, B चुम्बकीय क्षेत्र, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। अब इसी में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन आता है। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में 7 ठो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। उनको तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में नाम लिखा जाए तो कैसे होता है। सबसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो होती है गामा की होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेडियो की। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में नाम। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के तरंगदैर्ध्य के बढ़ते क्रम में नाम। गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें व रेडियो तरंगें, ठीक। इसमें यानी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाली विकिरण तो गामा किरण है ना। अब विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य तो रेडियो तरंगे, ठीक है ना। आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं।
यानी ये कह रहे हैं, सुनना, आवृत्ति तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के बीच क्रमानुपाती होते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा की है, तो आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। सबसे कम तरंग दैर्ध्य गामा की है तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा की होगी, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य रेडियो की है तो सबसे कम आवृत्ति रेडियो की होगी। याद रखना, ठीक है ना। 17 नंबर, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सीमा। दृश्य प्रकाश बोलो चाहे दृश्य स्पेक्ट्रम, दृश्य स्पेक्ट्रम, चाहे दृश्य प्रकाश बोल दो चाहे दृश्य स्पेक्ट्रम, तो ये 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम, या कि 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, या 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁸ मीटर। ये ध्यान रखना, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सीमा 4000 से 8000, या 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर, या 4 × 10⁻⁷ मीटर से 8 × 10⁻⁷ मीटर तक, ठीक है ना। और आवृत्ति परास, दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज से 3.75 × 10⁻14 हर्ट्ज होती है, ठीक है ना। ये याद रखना, ये तरंग दैर्ध्य सीमा है, ये आवृत्ति सीमा है, ठीक। 19, अब यहाँ पर ये बता दें, इसमें दृश्य प्रकाश का उपयोग वस्तुओं को देखने में तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव में। दृश्य प्रकाश का उपयोग वस्तुओं को देखने में तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक है ना। ये कोहरे या धुंध में वस्तुओं को कोहरे या धुंध में यदि वस्तु को देखना है तो उसके लिए अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है। कोहरे या धुंध में वस्तुओं को देखने में अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त विकिरण
का उपयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट, अंगुली का निशान। फिंगरप्रिंट में, अंगुली के निशान में पराबैंगनी का उपयोग होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है। फिंगरप्रिंट में, अंगुली का निशान में पराबैंगनी विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। शुद्ध घी, यानी ताजे अंडे, शुद्ध घी, पहचान के लिए पराबैंगनी विकिरण है। ठीक। रेडार में, रेडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। रेडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग ही होता है। ठीक है ना। अब ये टूटी फूटी हड्डी का पता लगाने में तो ये जानते हो एक्स किरणों का उपयोग है ना। शरीर में टूटी हुई हड्डी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक। जासूसी में भी एक्स किरणों का उपयोग होता है। क्रिस्टल संरचना, जासूसी, आदि में एक्स किरण का उपयोग ठीक है। कैंसर के इलाज में गामा किरण का उपयोग अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करने में गामा किरण का उपयोग
किया जाता है। कैंसर के इलाज में गामा किरण अवांछित कोशिकाओं का नष्ट करने में गामा किरण, है ना। अब दृश्य का भी बता दिया और रक्त का भी बता दिया। रेडियो दूरदर्शन में रेडियो तरंगे हैं। और ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में भी परावैंगनी का ही होता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में परावैंगनी। दूरदर्शन में रेडियो तरंगे। दूरदर्शन में रेडियो तरंगे। ठीक। अब बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है, याद रखना। ठीक है ना। बीटा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं होती है। ठीक। और इसी में थोड़ा सा एक होता है संचरण नीतांक के बराबर 2 पाई अपान लैम्डा। संचरण नीतांक 2 पाई अपान लैम्डा संचरण नीतांक कहलाता है। ठीक। और इसमें ये बता दें, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। ये आप लोगों को बता दे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों जितनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं उनकी जो खोज किसने किया है, ये आप उसमें देख सकते हैं। सबका खोज किसने किया है तो वो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। एक्स किरण, गामा किरण, परावैंगनी किरण से खोजकर्ता कौन है, जरूर आप लोग बुक से थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंग में कोई आवेश नहीं होता है। एक ये हो गया। विद्युत चुम्बकीय तरंगों विद्युत चुम्बकीय तरंगों के
संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं होता है। ठीक है ना। एक इसमें थोड़ा सा ये ध्वनि तरंगे है कहीं, तो ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंगों में अंतर है थोड़ा सा। ठीक है ना। गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा किरण जो होती है, उस गामा किरण की वेधन क्षमता जो है सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल C बराबर एक सूत्र ये भी होता है E0/B0। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यानी आप लोग इस इतना पढ़ लेंगे तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे कंटेन हो जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग उसमें 2 लेक्चर जो और हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा, उनके डिटेल में थोड़ा सा। और इसमें आवृत्ति दिया रहेगा तो तरंग दैर्ध्य दिया रहेगा तो आवृत्ति भी लाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ν = C/λ, यानी आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य। मतलब ये आया है आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में आवृत्ति तरंग दैर्ध्य चाल में संबंध क्या होता है। इससे भी आप ला सकते हो बहुत कुछ, है ना। इससे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। इसको देकर ये पूछ देगा, ये पूछ देगा, 2 दिया रहेगा, तीसरा पूछ दिया जाएगा। हर विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल 3×10⁸ होती है। जितने भी आप स्पेक्ट्रम में 7 विकिरण हैं उनमें से किसी का भी। ठीक है ना। ये बात ज़रूर हम कह रहे हैं कि सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने किया है, वो बुक से आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, वो एक्स्ट्रा उतना और भी। ठीक है। अब यदि आप लोगों से ये भी ना कर सको तो उसका भी वीडियो फिर हम अलग से बना देंगे, है ना। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोगों को ये बता दें कि 11 चैप्टर का वीडियो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अभी हाफ ईयरली के लिए 11 चैप्टर के वीडियो बनना शुरू हो गया है, तो उसमें 2 वीडियो बन चुके हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। 11 चैप्टर 12 चैप्टर का ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है उसमें से 12 चैप्टर तक आएगा, है ना। तो 11-12 चैप्टर का वीडियो वहाँ पर बनना स्टार्ट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।